साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बैंक जो हम लोग कर रहे हैं डेली वाइज पे, आपको पता होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कितना सेट इसमें कर लिया है? तो अभी तक हम लोगों ने 24 कर लिया। आज जो करने वाले हैं वो है 25वें नंबर का, जो 12/4/2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आइए इस सेट को लगाते हैं, और आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 25 जो 12/4/2024 के सेकेंड शिफ्ट में लिया गया है। पार्ट 1 जनरल हिंदी का है। देखेंगे जनरल हिंदी में क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। देखिए पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चंस कह रहा है क्या, व्यंजन संधि का उदाहरण बताना। आपको क्या है व्यंजन संधि का उदाहरण, इसमें कौन सा है बताइए, कौन सा है इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण। तो आंसर बताएंगे, इसमें व्यंजन संधि का उदाहरण जो है ये है संगम। कौन सा है? संगम। आंसर से यहाँ पे सी करेक्ट बताइएगा, है ना। और व्यंजन संधि कहते किसे है? देखिए तो व्यंजन संधि किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे नयन लिखा हुआ है ना, कि नयन जो है ये शब्द ये कैसा है? तो ये अयादी स्वर संधि है। इसका यदि संधि विच्छेद हम लोग करेंगे ना तो ने जोर अन करेंगे। क्या करेंगे? ने जोर अन, नयन, है ना, ये बनेगा आपका। विद्यार्थी में यदि पूछा जाए तो इसमें कौन सा है? तो इसमें आप बता देंगे दीर्घ स्वर संधि है ना। और यशोदा में बताइए फिर क्या है? तो यशोदा में आप बता देंगे विसर्ग संधि है ना। बताइएगा समास कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 6, 4, 8 या 7, कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर बताएंगे, समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष, अव्ययी, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है मुख कमल। मुख कमल में कौन सा समास है? यहाँ पे मुख लिखा हुआ है दोस्तों, ये है मुख, मुख कमल, है ना। मुख कमल में कौन सा समास है बताइएगा, कौन सा समास है? तो आंसर बताएंगे कर्मधारय समास। कौन है? कर्मधारय समास। आंसर सी होगा। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से अथवा एक पद अपमान तथा दूसरा पद जो हो उपमेय हो, तो उसी को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। आगे कह रहा है गद्यांश हम लोग का दिया हुआ है। आइए गद्यांश से देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या कि गद्यांश को पढ़ना है, उत्तर देना है। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी करता है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पकड़ता है, पश्चिम में कक्षीय खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत की मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। क्वेश्चन हम लोग से है कि फसलों और पके फल किनकी देन है? नदियों का, मिट्टियों का, लोगों का, पहाड़ों का। तो देखिए कह रहा है ना यहाँ पे, क्या कह रहा है कि फसलों बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। खेतों में लहराती फसलें, तो यह किनका है सभी दिन? तो यह सभी दिन है नदियों का। पानी के बिना हो पाएगा? तो नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि तेजस एक्सप्रेसवे हवा से बातें करती है। इस वाक्य में हवा से बातें करना का क्या अर्थ है? बहुत तेज बात करना, तेज आवाज में बोलना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत तेज दौड़ना। तो आंसर क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर बी, बहुत तेज दौड़ना। जिसके हृदय में दया नहीं उसे क्या कहते हैं? निर्दय, कृतज्ञ, निर्मम, नास्तिक। तो आंसर बता देंगे, उसे निर्दय बोलेंगे। जिसके पास दया ना हो उसके निर्दय, है ना। और ममता रहित को हम लोग क्या बोलते हैं? निर्मम बोलते हैं। मतलब उसके पास क्या हो? ममता रहित है, वो निष्ठुर है, निर्मम उसे कहते हैं। और उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। उपकार को मानने वाले को, और ईश्वर में विश्वास जो नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं। किसमिस शब्द जो है कैसा है बताइए, कैसा है यह शब्द? अरबी है, फारसी, तुर्की या पश्तो है? तो आंसर बता देंगे ये क्या है, बोलिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, फारसी है। कैसा है? तो फारसी है, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है पत्नी का पर्यायवाची बता दीजिए क्या होगा। पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो पत्नी का भार्या होगा। तान्या नहीं, दुहिता नहीं, आत्मज्य नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। देखिए कह रहा रोटी कमाना मुहावरे का सही अर्थ, जीविकोपार्जन नहीं करना, जीविकोपार्जन करना, जीविकोपार्जन से भागना, जीविकोपार्जन प्राप्त नहीं होना। बताइए क्या होगा? रोटी कमाना।
रोटी का माने का मतलब है कि जीविकोपार्जन करना, है ना। ऑप्शन नंबर बी, जीवन यापन करना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन गलत है, वो हमें ढूंढना है। आइए ढूंढते हैं हम लोग। कह रहे हैं क्या कि गांधी जी प्रतिदिन सूत काटते थे, इसमें हमें अशुद्ध ढूंढना है, ये तो ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हिरणों का झुंड तालाब पर पानी पीने आया, ये भी ठीक है। उसको दुर्जन कहकर पुकारना अनुचित है, तो यहाँ पे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्या है, तो उसको, है ना, उसको यहाँ पे दुर्जन कहकर नहीं, एक ही बात तो है, कहकर पुकारना, उसको दुर्जन पुकारना अनुचित है, ये होगा, कहकर नहीं यहाँ पे, तो ये इसके कारण यहाँ पे गलत हो रहा है। देखते ही देखते अगस्त भी आ गया, ये भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी मिल गया। देखिए कह रहा है क्या, अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची, ये जो शब्द है धीरे धीरे चलते हुए, बताना इसमें कौन सा पदबंध है, बताइए कौन सा पदबंध है। तो आंसर बताएंगे, इसमें सर्वनाम तो है नहीं, इसमें संज्ञा है नहीं। अब तो दो ऑप्शन कट चुके हैं, अब बता दीजिए कौन है। तो धीरे धीरे चलना, देखिए यहाँ पे ये क्रिया है और धीरे धीरे क्या है, तो ये एक विशेषण है, तो ये विशेषता बता रही है चलता कैसा है, तो धीरे धीरे, तो ये हैगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं बताएंगे। तो क्रिया के कथ्य रूप को वाच्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वाच्य। आंसर ये बता दीजिएगा, है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि मेरा भाई पंकज धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य में उद्देश्य बताना है। मेरा भाई है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है या पंकज है, उद्देश्य है पंकज। आंसर डी करके बताएंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति आपको बताना है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या दोनों सही। तो आंसर क्या बता देंगे, इसमें है व्यंजना, क्या है, व्यंजना है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। ऐसे शब्द शक्ति के तीन भेद होते हैं, और कौन कौन है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये भी याद रखेंगे। और लेकिन इसमें हमें पूछे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे उबरे मोती मानुष चुन, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे देखेंगे, कह रहा है उधो तुम हो अति बरभागी, इस कविता में किस प्रकार का अर्थ है, बताइए। उद्धव को कहा जा रहा है, उद्धव जो क्या है, कृष्ण के नजदीक में रहने वाले उनके दोस्त हैं, उनको बता रही हैं, कौन, उनकी गोपियां बता रही हैं वहां की, कि उद्धव तुम अति बरभागी हो, मतलब तुम बहुत ही बड़े भाग्य वाले हो कि जो तुम कृष्ण के संग रहते हो, है ना। वहां पे वो कोस रहे हैं उनको कि तुम बहुत ही बरभागी हो, मतलब तुम कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम को नहीं समझ रहे हो, तो वहां पे उनको कोस रही है, मतलब कि व्यंग उन पे करता जा रहा है। तो आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, व्यंग्यार्थ होगा ना। ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। देखिए कह रहा है सढ़ सुधरही संत संगत पाई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार हमें बताना है, कौन सी अलंकार है, बताइए। देख रहे हैं यहाँ पे स स स स इसमें तो नहीं है, तो देख रहे हैं लगातार स आ रहा है, कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। चलिए आगे, कह रहा है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, बात तो सत्य है। निम्नलिखित वाक्य में हमें अलंकार बताना है कि कैसा है। दृष्टांत है, एलेस है, प्रश्न है, अनुप्रास है, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें। तो इसमें बताएंगे दृष्टांत है, कौन सा है, दृष्टांत। आंसर ए बता दीजिएगा, है ना। आगे देखेंगे, कह रहा है कि रूपक अलंकार हमें इसमें ढूंढना है, रूपक अलंकार आइए ढूंढते हैं कि कौन सा इसमें रूपक अलंकार है। कह रहा है कि तरनी तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे क्या कि त त त त त कितने टाइम रिपीट हो गए, इतने टाइम, तो मतलब कौन सा हो गया इसमें अलंकार, बताइए कौन होगा। तो आप बताएंगे इसमें होगा अनुप्रास, कौन होगा, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए कह रहा है कि वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें कौन सी अलंकार है, तो इसमें ही बताइएगा कौन है, रूपक अलंकार है, कौन है, रूपक। अब देखते हैं, मगन को देखी पट देख बार बार, देखिए ये तो हम लोग का ऑप्शन हो गया अभी, बट ये भी तो देख लेते हैं आखिर ये क्या है, कौन है इसमें। मगन को देखी पट दे, मगन को देखी पट देत बार बार, इसमें कौन सी अलंकार है। तो इसमें आप बता देंगे यह जो है आपके पास श्लेष अलंकार है, कौन सा है, श्लेष अलंकार। जरा से लाल केसर से की जैसी धूल गई हो, इसमें कौन सी अलंकार है। तो इसमें आप बता देंगे
इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, जरा से लाल केसर से की जैसे धूल गई हो, इसमें अलंकार जो हो जाएंगे आपके वो होंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन से हो जाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम अतिथि है खरा, द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम, में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है रूपक। आंसर ए बताएंगे, रूपक अलंकार है। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है बताएं? तो मनो मनहु जनो जनहु, जहां मिले सीधे आपको आना है उत्प्रेक्षा अलंकार पे। तो आंसर्स बताएंगे बी। कह रहा है कि रुद्रन को हंसना ही तो गान, पंक्ति में कौन सी अलंकार है? रुद्रन को हंसना ही तो गान में कौन सी अलंकार है? तो इसमें आप अलंकार बताएंगे विरोधाभास। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। आगे देखेंगे, कह रहा है कि वर्ण और मात्रा में क्या अंतर होता है? वर्ण और मात्रा में अंतर क्या होता है? वर्ण स्वस्वर और मात्रा स्वर। बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन हम लोग का करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग से पूछा क्या गया है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? आए प्रजाधिप निकेतन पास, उधव पुरा प्रसार करती करुणा जहां थी। इसमें हमें छंद बताना है, कौन सा है? तो आंसर बताएंगे वसंत तलिका। कौन सी है? वसंत तलिका है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। वसंत तलिका छंद में 4 पंक्ति होती है, हर पंक्ति में 3 अक्षरों के 4 समूह होते हैं और हर समूह के बाद 2 लंबे अक्षर होते हैं। देखेंगे आगे कह रहा है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, उपयुक्त पंक्ति में काव्य गुण से संबंधित है, प्रसाद गुण, ओज गुण, मर्धायु गुण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताएंगे इसमें है मर्धायु गुण। ऑप्शन बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य, जुगुप्सा, क्रोध या हास्य, क्या है बताएंगे? तो आंसर बताएंगे क्रोध। ऑप्शन नंबर रौद्र रस का क्रोध है। ऑप्शन सी करेक्ट होंगे। पार्ट 2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या है कि 7/80 निम्नलिखित में किसके बराबर है? 7/80 जो है किसके बराबर है? तो देखेंगे यहाँ पे इतने सारे हम लोग को दे रखे हैं, इसमें से चुनना है कि यह किसके बराबर है। देखिए क्या हम लोग 7/80 को और छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कि ऑप्शंस में हम लोग कोई भी ऑप्शन आप उठा के यहाँ पे देखेंगे, सपोज करिए हमने ये आंसर वाले ऑप्शन उठाए 875 875/40, ठीक है। अब देखिए ये जो 40 है, क्या हम ये सपोज करिए हम पहला ऑप्शन उठाए 375 बटे, आंसर्स तो ये सी आएंगे। और देखिए कैसे आएंगे, पहले हम लोग सपोज करिए हम पहला ऑप्शन उठाते 375 अपॉन में क्या है 10⁻3, यही है ना। क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते 375 अपॉन 1 2 3 ऐसे लिख सकते थे? इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो पता है कितने आ जाएंगे? 3/8 आएंगे। क्या इसके बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो ये ऑप्शन काटेंगे ना, पहला ऑप्शन हम लोग का कट गया। दूसरा ऑप्शन से आते हैं, तो 104 और बटे 10⁻4 है, यानी कितना लिखेंगे? अब इसको भी काटिएगा ना तो पता है कितने आ जाएंगे? आप काटेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 13 और बटे ये हो जाएगा 1250 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा भी ऑप्शन काटिए। पहला कट गया, दूसरा कट गया, अब तीसरी की बारी। तो आंसर तो हम लोग का तीसरा है ही। आइए देख लेते हैं ऐसे 875 और बट्टे हो जाएंगे 10⁻4 है, मतलब 1 2 3 4 इतने हो जाएंगे ना। तो इसे आप काटिएगा ना तो आपके पास पता है कितने आ जाएंगे? 7/80 आ जाएंगे। ये तो हम लोग का आंसर बन गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा लेंगे। और वैसे यदि चाहते हैं इसको भी देखना तो देख लीजिए 98/10⁻3 है, मतलब 1 2 3 ऐसे करेंगे ना। तो इसको डिवाइड करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 49 अपॉन में आ जाएंगे 500, है ना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सी दिख रहा है। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय बताना है हमको। तो अपरिमेय कौन सी हो जाएंगे देखेंगे, ये परिमेय के रूप में कर सकते हैं, PYQ के फॉर्म में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट ये आप देखिए 2 3 फिर 3 2 फिर 2 3 2 2 2 3 एकदम से इरेगुलर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी कर डी बता दीजिए जो हमारा क्या है परिमेय नहीं है, अपरिमेय है ना।
अब कह रहा है यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक कितना है, 65 है माइनस 117 के रूप में है, तो m का वैल्यू बताना है कि ये m का क्या होगा वैल्यू। तो ये m का वैल्यू जो हम लोग बताते हैं कितना होगा। देखिए महत्तम समापवर्तक इसका दिया हुआ है कितना, तो 13 दिया हुआ है। 65m माइनस 65m माइनस 117 यह किसके बराबर है, तो आप बता देंगे 13 के बराबर है। अब देखिए ये 117 जो है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 117 में 13 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 165 जो है 117 में 13 जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएंगे कितने 130 हो जाएंगे ना। अब देखिए 130 क्या कटेगा 65 से, अपॉन में लिखेंगे 130 और बट्टे 65, तो बिल्कुल 65 दूना होता है, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 2। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आप बता देंगे 2, मतलब बी करेक्ट बता देंगे। कह रहा है यदि बहुपद दिया हुआ है क्या एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो हमें फाइंड करना है क्या अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का वैल्यू क्या होगा। चलिए इसको हम लोग निकाल के देखते हैं क्या होगा। पहले तो हमारे पास जो बहुपद है वो लिखेंगे। बहुपद क्या है हम लोग के पास, एक्स स्क्वायर माइनस में पी इंटू एक्स प्लस वन माइनस सी, यही ना है बहुपद हम लोग के पास। अब देखिए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में पी एक्स और माइनस में पी माइनस में सी लिख सकते हैं। ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू पी होगा, है ना, और सी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये टोटल होगा सी का वैल्यू पी और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस कॉमन करेंगे तो पी प्लस सी होगा कि नहीं। अब देखिए हमें निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप बता देंगे माइनस बी बाई ए होता है। तो बी क्या है हमारे पास पी, मतलब माइनस में पी है तो सीधे प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ए का वैल्यू क्या है 1, मतलब सीधे हमारा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पी आ गया, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे उतना ही रहेगा। अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो ये क्या होता है सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू बताया ना, माइनस कॉमन करेंगे तो पी और प्लस सी होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा ए 1 है, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस में पी और प्लस में सी हो जाएगा, इतना बोल सकते हैं। या फिर इस कॉमन कर दीजिएगा तो ये हो जाएंगे ऐसे में। अब देखिए ये तो हमारे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी आ चुका है। अब जो क्वेश्चंस दिया हमारे पास वो रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस तो हम लोग का ये दिया हुआ कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, इसी का ना वैल्यू बताना है। अब देखिए इसे हम लोग मल्टीपल करते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा होगा ना, प्लस में रखेंगे। देखिए इसको इसे मल्टीपल कर अल्फा इंटू बीटा, फिर इसे मल्टीपल करेंगे तो बीटा ही रह जाएगा, प्लस में ये अल्फा रह जाएगा, प्लस में वन रह जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ चुका है हम लोग के पास, माइनस में पी है ना और माइनस में सी, यही है ना। और देखेंगे प्लस, ये देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इसका वैल्यू क्या आया है, तो यहाँ पे बताएंगे बस पी आया है, तो यहाँ पे बस प्लस पी रखेंगे और प्लस में वन रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा। मतलब कि आप देख रहे हैं कि माइनस पी और प्लस पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी माइनस सी और प्लस में वन, माइनस सी और प्लस में वन, मतलब वन माइनस सी बोल सकते हैं कि नहीं, वन माइनस सी बोलिए, या फिर माइनस सी और प्लस में वन, वही बात है ना। तो वन माइनस सी हम लोग रख लेते हैं, कहाँ है वन माइनस सी है क्या ऑप्शंस में, तो आप देखेंगे वन माइनस सी, यस है वन माइनस सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। कह रहा है एक बहुपद दिया हुआ हम लोग के पास है ना, जब इसको इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल x माइनस टू प्राप्त होता है, तो शेषफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग भाग दे के देख लेते हैं क्या आएगा। तो आपको तो पता होगा कि क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, है ना, गुने भागफल, भागफल और प्लस होता है शेषफल, यही ना फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूला का यूज करिए जिसमें आपके पास भाज्य दिया हुआ है। भाज्य कितना दिया हुआ है, तो भाज्य ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस में 3x और प्लस 5, है ना। और भाजक, आपके भाजक भी दिए हुए कितना है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स और माइनस में वन। भागफल, हमें भागफल, भागफल इक्वल कितने होंगे, तो x माइनस टू दिया हुआ है ना, भागफल x माइनस टू, तो हमें शेषफल फाइंड करना है। चलिए शेषफल इक्वल क्या लिखेंगे, सीधे हम लोग यहाँ पे शेषफल इक्वल क्या लिख देंगे, देखिएगा ये दोनों में यदि हम लोग गुना करते हैं तो कितने हो जाएंगे, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में वन, ये तो होंगे ना, और इंटू करेंगे एक्स माइनस टू से गुना करिए, तो गुना करेंगे हम लोग के पास आ जाएगा एक्स क्यूब
प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में रहेगा 2। इसे आगे भी सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2। ये होगा ना। अब देखिए जो हमारे पास शेषफल है, शेषफल इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। शेषफल क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस 5। ये है इंटू हम लोग करेंगे किससे, तो इंटू करेंगे इससे जो हम लोग का निकला है ना, भाजक इंटू भागफल किए हैं तो इंटू कर लेते हैं हम। इंटू नहीं बल्कि इसमें से हम लोग घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, तो घटाइएगा यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, माइनस में है प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2 है ना यही। तो चलिए इसमें से हम लोग घटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, जो बचेगा सीधे लिखते हैं हम लोग, बचेगा एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 प्लस में एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x और माइनस में 2। अब देखिए इसमें से जो जो हटाना है हटा सकते हैं, एक है प्लस में एक है माइनस में कैंसिल, ये है प्लस में माइनस में कैंसिल, ये है प्लस में माइनस में कैंसिल, तो 5 में से 2 हटाएगा तो क्या बचेंगे 3, यानी आंसर देखिए 5 में से 3 2 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर है आपके पास 5 में से 2 तो 3, करेक्ट आंसर डी है। समीकरण निकाय दिया हुआ है कि a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0, तो a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0 का अनगिनत हल होगा कब, कब अनगिनत हल होता है, तो आप याद रखेंगे कभी भी अनगिनत हल जब होगा a1 अपन a2 इक्वल b1 अपन b2 इक्वल c1 अपन c2, जब ऐसा कंडीशन है तो ये अनंत हल होते हैं। आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा। अब देखिए आगे कह रहा है क्या, यदि आंकड़े का मान साइन 0 डिग्री साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री कॉस 45 डिग्री tan 45 के रूप में हो तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताना है क्या होगा। तो देखिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, पहले तो हम लोग लिख लेते हैं साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। साइन 90 का हो गया, अब कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। अब देखेंगे कॉस 45 का वैल्यू तो 1/√2 होता है ना, और tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है। आप देख रहे हैं मेजोरिटी 1 का आ रहा है यानी में बहुलक ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है यदि a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर तथा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तब हमें बताना है कि क्या होगा x या फिर y की वैल्यू। चलिए तो आप देख रहे हैं, चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हम लोग के पास दिया है वो पहले हम लोग लिखते हैं। दिया है हम लोग के पास क्या है कि a माइनस बी इंटू एक्स है और प्लस में है a प्लस बी इंटू वाई इक्वल क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो दिया हुआ है हम लोग के पास, माइनस में बी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो जाएगा। ओके ना। अब देखिए अब जो करेंगे a प्लस बी इंटू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये भी हम लोग के पास दिया हुआ है, इक्वल में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का सेकेंड स्क्वायर हम लोग बनाते हैं कैसे देखिएगा, a प्लस बी इंटू एक्स होंगे प्लस हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई, कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग लिखें इधर जो बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम लोग चलेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को घटाने पे क्या क्या मिलेगा हम लोग को, तो घटा देते हैं। यहाँ पे है ये फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे है ये सेकेंड इक्वेशन, तो इसमें आप देखेंगे a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी है, जब घटा देते हैं तो क्या क्या निकलेंगे इसमें से, देखिए क्या क्या निकलेगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई है ना, माइनस में हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स और यहाँ पे हो जाएंगे माइनस a प्लस बी इंटू वाई हो जाएगा है ना। अब देखिए जो जो और इधर में क्या है हम लोग के पास, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होंगे ना। अब जो कटने वाले होंगे उसको काट सकते हैं, तो ये माइनस में बी स्क्वायर नहीं कटेगा, ए स्क्वायर प्लस में है और एगो माइनस में है तो कटेगा, ये कट जाएगा आपके पास, तो बच क्या जाएगा इधर में बच जाएगा माइनस में 2ab और बचेगा माइनस में 2b स्क्वायर, इधर बच गया। अब इधर की बारी है, तो इधर क्या क्या बचेगा हम लोग के पास,
इधर बचेगा a माइनस बी इंटू एक्स बचेगा, और माइनस में a प्लस बी इंटू वाई बचेगा। y नहीं, x ही बचेगा, बस ये बचेगा, बाद बाकी तो सभी कट गया, y सेक्शन वाले y सेक्शन से कट जाएंगे। अब देखिए जब इधर इतना बच गया तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, गुना कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा ax माइनस में bx और प्लस में हो जाएगा ax और माइनस में हो जाएगा bx। अब देखिए क्या क्या करने वाले, इक्वल में तो इतना लिखेंगे हम लोग, यहाँ bx माइनस में ये थे, माइनस में ये प्लस में कट जाएंगे ax वाला, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2bx लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे 2bx इक्वल कितने हो जाएंगे, माइनस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस में हम लोग 2b कॉमन कर लेते हैं तो a प्लस b बच जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 2b से कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, मतलब x की वैल्यू जो आया है हम लोग के पास क्या है, a प्लस b आ गया है, x की वैल्यू क्या आ गया, a प्लस b। अब कोई भी इक्वेशन में आप रख लीजिए a प्लस x की वैल्यू, ओके, a प्लस बी, तो हम लोग सपोज करिए सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे a प्लस बी इंटू हो जाएगा x की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x था तो इसकी जगह पे a प्लस बी हो जाएगा ना। अब प्लस लिखेंगे a प्लस बी, वाई तो रहेगा ही क्योंकि y का अभी वैल्यू निकालना है यहाँ पे, वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, तो आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं नहीं, क्योंकि दो बार लिखा हुआ है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab लिखते हैं ना। अब देखिए इधर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इससे इससे ये स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में यहाँ पे बचेगा a प्लस बी इंटू वाई बचेगा ना, इधर तो जीरो बचेगा कुछ नहीं। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू वाई इक्वल में माइनस में 2ab हो जाएगा। अब y इक्वल आप लिखेंगे क्या कि माइनस में 2ab अपॉन में लिखेंगे a प्लस बी, इतना लिखिएगा कि नहीं, तो ये y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। तो हमें किसका निकालना था, हमें निकालना था, देखिए तो हमें x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, एक्स की वैल्यू a प्लस बी, वाई का वैल्यू माइनस में आना चाहिए, यहाँ प्लस में नहीं, ये नहीं होगा। देखिए x प्लस बी है, ठीक है, y की वैल्यू माइनस में 2ab प्लस 1, एकदम ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, कह रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक हो तथा समान होंगे। तो आइए निकाल के देख लेते हैं हम लोग क्या होंगे, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस में 4 इक्वल 0 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मूल जब समान होते हैं ना तब बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल 0 होता है ना, बस यहाँ पे रखेंगे b क्या है, तो b तो यही ना है, माइनस में 2√5, माइनस में 2√5 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 4 इंटू ए क्या है आपके पास p है, c क्या है आपके पास 4 है ना, इक्वल में 0 रहेगा, इक्वल 0। अब देखिए ये करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 5, 4 पच्चे 20 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में ये कितना हो जाएंगे 16p हो जाएगा, इक्वल में 0। अब 16p उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 20 और बट्टे में 16 हो जाएगा, इधर p आ जाएगा, 4 से काटेंगे 5 टाइम में, 4 से 4 टाइम में, मतलब कितने हो जाएंगे 5/4 आ जाएंगे। देखिए 5/4 है क्या ऑप्शन, यस p का वैल्यू 5/4 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बी करेक्ट है ना 5/4। देखिए कह रहा है कि 10 रुपये समतुल्य सम मूल्य वाले 400 शेयर्स का वार्षिक लाभांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभ दर 5% होगा। चलिए तो लाभ बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पूंजी गुने समय। देखिए यहीं पे बनाते हैं हम लोग, लाभ बराबर हम लोग लिखेंगे क्या, पूंजी और गुने समय होगा। प्रति तिमाही यहाँ पे कैसा है, तो प्रति तिमाही लाभ है, 5% दर है, तो जो हमारा वार्षिक लाभ दर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 और गुने 4, टोटल 20% हो जाएगा उसका दर, मतलब रेट कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब 400 शेयर्स का लाभांश यदि निकालना है तो हम लोग को 400 और गुने 10 करने होंगे और गुने 20/100, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, अब 4 दूने 8 हो जाएंगे और कितने जीरो, तो 2 जीरो, मतलब कितना रुपए हो जाएंगे 800 रुपये। ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर ये बता दीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है क्या, सुरेश ने 32,000 का निवेश करके एक व्यापार को शुरू करता है, 5 महीने बाद 22,000 पूंजी लगाकर अमित भी साझेदार हो गया, वर्ष के अंत में 16,409 के कुल भाग में सुरेश का हिस्सा क्या होगा, ये हम लोग को बता देना है। तो आइए देख लेते हैं सुरेश का हिस्सा क्या हो जाएगा। देखिए
अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग चलेंगे तो लाभ बराबर अभी जस्ट बताया क्या होगा, लाभ बराबर पूंजी और गुने समय होगा ना, अभी जस्ट बताया। तो देखिए सुरेश और अमित का लाभ का अनुपात कितने हो जाएंगे, लाभ का अनुपात यदि निकालने चले हम लोग तो इसका है 32,000, किसका है, तो ये सुरेश का है, ठीक है। अब देखेंगे सुरेश का 32 और गुने 12 कर देंगे, रेशियो में किसका है, तो अमित का, यहाँ पे अमित भी लिख लेते हैं, इसका कितना है 22,000, 22,000 और गुने कितने होंगे 7। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 3 जीरो से इस 3 जीरो को हटा दीजिए पहले, क्योंकि कैलकुलेट करने में आसान होगा। अब देखिए इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 2 से 16 टाइम में, इसको 2 से 11 टाइम में, इससे छोटा तो नहीं होगा, 16 और 12 में गुना कर लेंगे 192 हो जाएगा, और 11 और 7 में करेंगे 77 हो जाएगा। तो लाभ में जो सुरेश को मिला है शेयर्स वो कितना हो जाएगा, तो शेयर्स टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे 192 और प्लस 77 जोड़ देंगे, तो 192 प्लस 77 कितने हो जाएंगे, तो ये टोटल हो जाएंगे 269 अपॉन में कितने हो जाएंगे 16,409 रुपया को ही तो इसको सुरेश को देना है, तो सुरेश का 192 ये है हिस्सा, इससे काटेंगे हम लोग, कितने टाइम्स में कटेगा, इसे काट दीजिए तो आपके पास 61 टाइम्स में कटेगा, 61 इंटू 192 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11,712 रुपया आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 11,712, यस ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, अब देखिए आपको तो पता होगा ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये है y डैश। अब बताइए हमें बताना है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को, है ना, तो y अक्ष पे स्थित होगा, इस पे स्थित है, इस पे, तो ये बताइए सपोज करिए हमने यहीं पे रख दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे रखा है, इसका कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि x तो 0 है बट y की वैल्यू कुछ 2 4 5 जो भी होगा, है ना, तो x तो 0 है मतलब a वाला पहला ही 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। आगे देखेंगे, कह रहा x अक्ष पर वह बिंदु डैश है जो एक बिंदु और दूसरे बिंदु को समदूरस्थ है, तो आइए हम लोग समदूरस्थ की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितने हो जाएंगे, समदूरस्थ आप समझ चुके होंगे कि ये एक जैसे स्ट्रेट लाइन है, इसके बीच की वैल्यू हमें ये बतानी है कि क्या है, यहाँ पे जबकि दिया हुआ है 6 3 और इसका भी वैल्यू दिया हुआ कितना 3 और 6, तो ये हमें बताना है कि एक्स वाई क्या होगा। चलिए इस समदूरस्थ बिंदु को निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर हम लोग लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग के पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ओके। क्योंकि पी क्यू जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये नंबर रख देते, इसका नाम ए रखते, इसका नाम पी रखते, इसका नाम बी रखते, तो ये जो हमारे ये हो जो होता है ए पी जो होता है ये किसके बराबर होता है, क्या पी बी के बराबर, नहीं बिल्कुल होता है, क्योंकि समदूरस्थ है समान दूरी है, तो इसलिए हमने इसको भी और इसको भी ले लिया है दोनों को। अब देखिए जब दोनों का कंडीशंस हमारे पास आ चुके हैं तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब दोनों का कंडीशंस आ चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग सीधे लिखेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 36 हो जाएगा, माइनस में 12x हो जाएगा और प्लस में 9, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस में हो जाएगा 36, 6x हो जाएगा और प्लस में 36 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 45 इक्वल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 45, यानी हमें 6x इक्वल कितने हो जाएंगे 0, मतलब x की वैल्यू कितने बता देंगे 0 बता दीजिएगा, तो हमें जो आवश्यक जो बिंदु होगा मिड पॉइंट जो होगा वो कितने हो जाएंगे 0 और 0, ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे, राइट आंसर सी बताइएगा। यूक्लिड किस देश के वासी थे, यूक्लिड कौन से देश के वासी थे, यूक्लिड मिस्र के थे, मिस्र की कैपिटल कहाँ है, तो काहिरा बताइएगा, मिस्र का राजधानी काहिरा। डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी की भुजा पर स्थित बिंदु है, त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि ए डी बराबर 2, बी डी बराबर 3, बी सी बराबर 7.5, डी ई पैरेलल बी सी है, तो डी ई की लंबाई हमें बताना है कितना होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हमें डी ई, है ना, ये है ए बी और ये है सी,
जिसमें ये दिया हुआ है 7.5, 7.5 ये दिया हुआ है। अब देखिए जिसमें ये 3 और ये 2 दिया हुआ है। और भी क्वेश्चंस कह रहा है कि DE पैरेलल क्या है, BC है। ये तो वाकई में है, BC जो है DE के पैरेलल है, समानांतर है। तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, DE पैरेलल जब BC है तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि AD जो होगा ना, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB लिख सकते हैं। इक्वल में लिखेंगे क्या कि DE अपॉन BC लिख सकते हैं, इतना लिखेंगे। अब देखिए सभी का वैल्यू रखते हैं, AD का वैल्यू कितना है 2 है, तो रखेंगे 2 यहाँ पे, इसे इरेज करते हैं। 2 और बटे ये कितना है 3 और 2 5 हो जाएगा टोटल। इक्वल में रखेंगे DE, तो DE नहीं था DE का वैल्यू, और इसका 7.5। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, DE का वैल्यू जो हो जाएगा 7.5 का दोगुना कितना होता है 14, और ये बट्टे में 5 आ जाएगा, होगा ना 5। तो ये अब इसे हम लोग काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, कटेगा क्या, तो 7.5 का दोगुना जो होता है 7.5 और गुणने 2, हम लोग बिल्कुल ही सही करें 7.5 इंटू 2 अपॉन में 5, तो इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 1 और डेसिमल 5 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा 1.5 दूने यहाँ पे 3 हो जाएगा। DE का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए 3 है क्या, तो यस ऑप्शन नंबर आपके पास 3 है, राइट आंसर बी कर बता दीजिएगा। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई डैश होती है, क्या होती है बताइए। ये आपको दिखा देते हैं कैसे समझेंगे आप। एक यहाँ पे वृत्त है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ से एक हमने स्पर्श रेखी खींची और इसका भी स्पर्श रेखा खींची। अब देखिए यही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का फॉर्म में बनाएगा, ये पूछा जा रहा है ये एक दूसरे के क्या होंगे, तो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, है ना। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा, इक्वल मतलब बराबर होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बताइए। यदि एक रेखाखंड के किसी एक अंतिम बिंदु को असीमित लंबाई तक बढ़ाया जाता है तो हम इसे नाम देते हैं, एक किरण, एक बिंदु, एक रेखाखंड, एक रेखा, क्या नाम देंगे इसको बताइएगा। तो आंसर्स बता देंगे, इसका नाम देंगे हम लोग एक किरण, आंसर्स ये बताएंगे एक किरण नाम देंगे। देखिए कह रहा है कि एक आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई बताना है। तो क्या होता है इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, इक्वल क्या रखेंगे, दिया हुआ 36, 2 से इसको काट लेंगे कितना हो जाएगा 18, एल की लंबा एल दिया हुआ 10 प्लस बी तो हमें निकालना है, इक्वल 18, 10 जाके उधर घटेगा, बी का वैल्यू 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे कह रहा है चित्र दिया गया है, एल 55 डिग्री है ना, एल 55 है, पी 45 है, तो आपको बताना है कि एल एम एन मतलब ये भी बताना है, ये एल एम एन एक बाह्य कोण है, जो बाह्य कोण का हमें वैल्यू बताना है। तो आपको बता दें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक थ्योरम पढ़ा होगा, क्लास 9th में होती है, पढ़ा होगा, है ना, कि दो अंतः अभिमुख कोण का योग जो होता है एक बाह्य कोण के बराबर होता है। दोनों को ऐड कर दो, जो भी आएगा आंसर से यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो कितने हो जाएंगे टोटल 100 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी बता देंगे, 100 हो जाएंगे, 45 और 55 100 हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनेगा हम लोग का। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे हैं क्या, यदि किसी वितरण में पदों की संख्या सम हो तो क्रम में सजाने पर 4 मान का माध्यक क्या होगा, ये बताना है। बता दीजिए क्या हो जाएगा माध्यक, तो आप बताएंगे सीधे n ओपन 2 हो जाएगा, n ओपन 2 आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा। और n ओपन 2 का प्लस में हो जाएगा, और मतलब n ओपन 2 प्लस 1, ये टर्म होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट होगा। यहाँ पे तो बस सम के लिए, यहाँ पे क्रम में सजाने पर 4 का माध्यक बताना है, तो ये हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या का माध्यक क्या होगा, प्रथम 8 अभाज्य संख्या, आइए हम लोग निकालते हैं प्रथम 8 अभाज्य संख्या, यहीं पे निकालते हैं प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है पहला, 3 है, 5, 7, 11, 13 है ना, 17 है, 19 है, टोटल आपके 8 हो चुके। अब देखिए क्योंकि सम है तो सम के लिए अभी जस्ट बताया है ना, n ओपन 2 और प्लस क्या है n ओपन 2 प्लस 1 ओपन 2, यही था ना। तो आप देखेंगे कितने हैं टोटल 8, तो 8 का आधा कितना 4, 4 और 5 मतलब चौथा आते हैं, चौथा ये है और पांचवा है, दोनों का सम ओपन 2,
तो 7 और 11 कितने होते हैं? 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9। ऑप्शन नंबर बी करके बता दीजिएगा, क्या हो जाएंगे? बी आपका क्या हो जाएगा? तो माध्यक हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि निम्न वितरण में n बराबर 60 है, माध्यक बराबर 28.5 है, तो x और y का वैल्यू बताना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ, बरम्बरता भी दिया हुआ, तो हमें संचयी बरम्बरता निकाल लेना है। संचयी बरम्बरता क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे तो 5 होगा, ये हो जाएगा 5 + x क्योंकि जुड़ता है, और इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 + x। इसमें 25 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 40 + x हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, 40 + x + y हो जाएगा। 40 और 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 + x + y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संचयी बराबरती निकल चुकी है हमें, n बराबर 60 दिया हुआ है, तो n बराबर 60, तो इसे हम लोग लिखते कैसे? देखिए n = n/2 होता है, मतलब 60/2 काटेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30। माध्यक दिया हुआ 28.5 दिया हुआ है ना, 28.5 दिया हुआ, तो माध्यक वर्ग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो माध्यक वर्ग जो हो जाएगा वो 20 से 30 वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? 20 से 30 वाला होगा। माध्यक वर्ग जो होगा 20 से 30 वाला होगा। तो अब देखेंगे 20 से 30 वाले के लिए हम लोग लिखेंगे क्या कि 5 + x + 20 + 15 और +y + 5 = 60 हो जाएंगे। इसे जोड़ेंगे तो x + y = कितने हो जाएंगे? 60 में से 45 घटाइएगा, मतलब अब लिखेंगे क्या? x + y = हो जाएंगे हमारे 15। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे ना। अब देखिए माध्यक बराबर हम लोग लिखेंगे क्या? माध्यक बराबर लिखेंगे क्या? इसका फॉर्मूला होता है L + n/2 माइनस में होता है CF, है ना, अपॉन में हो जाएगा F × H, ये लिखेंगे। अब देखिए माध्यक का वैल्यू दिया हुआ हम लोग के पास 28.5 दिया हुआ, इक्वल में लिखेंगे 20 और प्लस हो जाएगा 30 - 5 - x, अपॉन में कितने हो जाएंगे? 20 और गुने 10 हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये आके इधर मल्टीपल हो जाएगा तो 8.5 इक्वल में हो जाएगा 25 - x अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 8.5 का आधा कितना? 8.5 का दुगुना 17 होता है ना। यहाँ पे 25 और -x इधर आ जाएगा, तो मतलब 25 में से 17 घटाएगा कितने हो जाएंगे? तो 8 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 8। हमें y की भी वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या है? तो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन जो था x + y = 15 था ना, जिसमें x का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 8, तो 8 उधर घटा दीजिए, y की वैल्यू कितनी है? 15 में से 8 घटा देंगे तो कितने हो जाएंगे? 7, यानी y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 8। तो आइए देख लेते हैं हम लोग 8 और 7 है क्या? तो यस, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही है करेक्ट, राइट आंसर, ये बता दीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है 4 × sin⁴ 30 डिग्री प्लस cos⁴ × 60 डिग्री माइनस में हो जाएगा 3 × cos² 45 माइनस है sin² 90 डिग्री का मान क्या होगा? चलिए हम लोग बनाते हैं, सभी का वैल्यू रखते हैं सीधे हम लोग। देखिए पहले तो है हम लोग जो भी क्वेश्चन है वो लिखते हैं 4 × है sin⁴ 30 डिग्री है, प्लस में है cos⁴ × 60 डिग्री है, माइनस में लिखेंगे क्या है 3 × है cos² 45 डिग्री माइनस है sin 90 डिग्री, sin² 90 डिग्री। चलिए अब पहला का रखते चलते हैं, 4 है तो 4 रखेंगे। अब देखिए बराबर ब्रैकेट sin⁴ 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का 4 कर देंगे, प्लस में cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 का भी 4 हो जाएगा। इसे घटाना है हमें कितना, तो 3 × यहाँ पे cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 का हम लोग होल स्क्वायर, माइनस में sin 90 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए घटाते हैं हम लोग, 1/2 के पावर 4 है, 1/2 के पावर 4 इसे मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 को 4 बार गुना करते हैं 16, फिर इसको भी 2 को 4 बार गुना 16 हो जाएंगे। दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग तो 16 हो जाएंगे, 16 तो कितने हो जाएंगे 16, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, और गुन्ने में रहेगा 4, इसमें से घटाएंगे कितना को हम लोग 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 1/√2 है, 1/√2 को गुना करेंगे 2 बार तो कितना हो जाएगा 1/2, और माइनस में 1, मतलब आधा में से 1 घटा दीजिए कितना, तो आपके पास यहाँ गुना में है 3, है ना, तो ये बच जाएंगे
अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 4 से काटेंगे 4 टाइम, इसे काटेंगे 2 टाइम, 1/2 आ गए, माइनस में इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3 और बटे में 2 हो जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 और 3 और 1 4, इसे काटेंगे तो कितने हो जाएंगे 2, यानी आंसर जो आ जाएंगे हम लोग के पास कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा 2 प्लस में। यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल x, तो सेक माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, सेक माइनस tan बराबर क्या होगा, चलिए हम लोग बना के देखते हैं होगा क्या एक्चुअली में। देखिए यहाँ पे दिया क्या है, दिया हम लोग के सेक प्लस tan, तो हम लोग सेम जैसे लिखेंगे जैसा दिया हुआ सेक प्लस tan इक्वल दिया हुआ है x रखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि सेक माइनस में tan, सेक माइनस tan इक्वल क्या हो जाएगा 1/x होगा ना, 1/x, हमें यही तो बतानी थी, तो 1/x दिख तो रहा है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आंसर्स क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है 0, तो साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4 बराबर क्या होगा। चलिए बना के देखते हैं क्या हो जाएगा। पहले तो है साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस इक्वल क्या दिया हुआ है, इक्वल 0, तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि साइन बराबर कॉस लिख सकते हैं हम लोग, साइन इक्वल कॉस। ओके, हम लोग को पता है क्या कि साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल कितना होता है 1 होता है, ये तो हम लोग को पता है। अब देखिए जब ये पता है तो आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि साइन जो है कॉस के इक्वल में, तो क्या साइन के बदले हम लोग कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस का होल स्क्वायर प्लस ये कॉस तो कॉस से रहने देते हैं इक्वल में 1, कॉस और कॉस जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर हो जाएंगे, इक्वल में 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर इक्वल 1/2 हो जाएगा। देखिए कॉस स्क्वायर इक्वल निकल चुका है 1/2, कॉस बराबर साइन भी निकल चुका है। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग के पास, तो क्वेश्चन है साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, यही फाइंड करने हैं, तो हम लोग क्वेश्चन को अब लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन है साइन के पावर 4 और प्लस में है कॉस के पावर 4। अब देखिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या साइन के बदले कॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल, साइन इक्वल कॉस था ही हम लोग का शुरू में ही, तो लिख सकते हैं, और प्लस में ये कॉस है तो कॉस रहने देते हैं इसको। अब देखिए हम लोग क्या है इसे दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉस के पावर 4 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 2 इंटू कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉस को हम लोग कॉस स्क्वायर के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर का वैल्यू भी जस्ट क्या लिखे हम लोगों ने 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या है 2 इंटू 1/4 हो जाएंगे, 2 से काटिएगा तो 1/2, यानी आंसर जो आएंगे हमारे 1/2, राइट आंसर सी करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। पार्ट 3 साइंस का देखिए कह रहा है कि मृदा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ निम्न में से किसे पुनः स्थापित करते हैं, जो रासायनिक उर्वरकों को जो रासायनिक उर्वरकों के नियंत्रण उपयोग करने में अम्लीय हो जाते हैं। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स बताइएगा, ये हो जाएगा पीएच वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे, पीएच वैल्यू बताता है कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है ना, कौन उदासीन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे पर जंग लग जाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है, बताइएगा कौन सा यौगिक बनेगा। तो आंसर बताएंगे Fe2O3 इंटू H2O बनता है आपका यौगिक, आंसर नंबर ए करेक्ट बताएंगे, आंसर ए बताइएगा करेक्ट। देखिए आगे क्वेश्चन है हम लोग का क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये गलत सुनते हैं कौन है, कह रहा है क्या असंतृप्त हाइड्रोजन जिसमें त्रिबंधन होते हैं अल्काइन कहलाते हैं, बात तो सत्य है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध होता है वो अल्केन कहलाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट मिल गया, तो राइट आंसर बी हो जाएंगे। कह रहा है कोहरा उदाहरण है किसका, एरोसोल का, इमल्सन का, फोम का या जेल का, बताइए किसका है उदाहरण, तो आंसर बताएंगे एरोसोल का, आंसर ए करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है क्या, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के बीच का अंतर संबंधित बताना है, प्रोटीन से, न्यूक्लियस, डीएनए या प्लाज्मा झिल्ली से, तो आंसर बताएंगे ये न्यूक्लियस से, ऑप्शन सी करेक्ट बता देंगे। तिलचट्टा में कितने जोड़े
श्वास रंध्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 2, 8, 10 या 6? तो आंसर बताएंगे 10 जोड़े। राइट आंसर सी करेक्ट बताएंगे। पौधों द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन ए बताएंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। आगे क्वेश्चन है क्या है कि मानव आहार नाल में शरीर के अंगों का इनमें से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम बताइए कौन है इसमें? तो आप बताएंगे सही क्रम जो होगा, पहले मुंह, फिर ग्रसनली, फिर पेट, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकरण का अनुपात है? कौन है अनुपात बताइए? तो आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी 3:1 है। राइट आंसर बी करेक्ट बता देंगे। कह रहा है यदि एक वस्तु का वेग t समय में प्रारंभिक वेग u से बदलकर अंतिम वेग v हो जाती है तो त्वरण का मान हमें बताना है। त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे समय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता दीजिएगा, त्वरण बराबर। आगे देखेंगे, चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? होगा कि किसी भी क्षण उसका वेग क्या हो जाएगा? समान होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उत्प्लवन बल का अनुभव कराते हैं, तब दोनों गोलों का समान क्या होगा? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान, हवा में वजन। तो आंसर बताएंगे आयतन। आंसर ए करेक्ट होंगे। सही या गलत बताना है। ध्वनि को प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्या यह बात सत्य है या गलत? तो ये बात असत्य है, क्योंकि ध्वनि को प्रसारित होने के लिए माध्यम की जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। रॉयल बंगाल टाइगर इनमें से किस स्थान पे पाए जाते हैं? महानदी डेल्टा, कावेरी, सुंदरबन, गोदावरी। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आंसर बताएंगे सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन डी बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? कौन है प्रमुख कारण बताइए? औद्योगिक कचरा, स्नान करना, सिंचाई या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर बताएंगे औद्योगिक कचरा, फैक्ट्री का कचरा। चिपको आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, 1973 में उत्तराखंड से शुरू हुआ था। सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आंसर बताएंगे सलाल जो है जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताएंगे। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किए जाते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है, ये बताना है। तो P बराबर क्या लिखेंगे? VA² R। तो लिखते हैं यहाँ पे हम P/VA² = 1/R लिख सकते हैं हम। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, जो भी हम लोग पास दिया है वो सीधे रखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ हमारे पास? दिया हुआ है 100 वॉट, पहले वॉट दिया है तो वॉट रखते हैं 100 इंटू हम लोग कर देंगे यहाँ पे क्या है, ये वोल्ट कितना दिया हुआ 110, इसको 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे, V2 जो होगा हमारा तो 110 और गुने 110 और बट्टे कितने हो जाएंगे? बट्टे हो जाएंगे ये वोल्ट का होल स्क्वायर, कितने हो जाएंगे? 220 और गुने 220। काटिएगा, इससे काटेंगे 2 टाइम में, इससे काटेंगे 2 टाइम में, ये 4 से काटेंगे 25 टाइम में, यानी कितने आ जाएंगे हमें? 25 वॉट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इनमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? कितनी धारा प्रवाहित होगी?
तो आपको पता होगा V इक्वल क्या होता है, IR होता है। बस निकाल देंगे हम लोग, यहाँ से निकालना R, तो R इक्वल क्या लिखेंगे, V ओपन I। V कितने हैं, 110 और बटे 440, काटिए। तो ये काटेंगे 4 टाइम्स में, कितने आ गए हमारे पास, 4 को डिवाइड करेंगे 0.25। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे, 0.25 एम्पियर। कह रहा लेंस का सूत्र बताना है, लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, तो लेंस का सूत्र बताएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f होगा। राइट आंसर ये बता दीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि पार्ट 4 सोशल स्टडीज, क्वेश्चन है गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी, गुप्त संधियों की नीति कौन अपनाया था, तो आंसर बताएंगे बिस्मार्क अपनाए थे। ऑप्शन बी करेक्ट बताएंगे, बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रथा का नेतृत्व में चाहता था। जर्मनी की सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा थी और वहीं का ये क्या था, प्रसा का शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था ये। इनमें से कौन कोल विद्रोह में सम्मिलित था, कौन सम्मिलित है, तो आंसर बताएंगे बुद्धू भगत थे। ऑप्शन सी बताएंगे, कौन, बुद्धू भगत। कोल विद्रोह से छोटा नागपुर जो झारखंड क्षेत्र में प्रभावित है, कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1831 और 32 में हुआ था, है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, गोल्डन फाइबर, गेहूं, मूंगफली, जूट, चावल, इसको कहते हैं गोल्डन फाइबर, तो आंसर बताएंगे जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। आंसर डी बताएंगे। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब होता है, तो 1971 में होता है, 1971 में होता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 में होता है, अंतर्राष्ट्रीय वाला, और राष्ट्रीय वाला 69 71 में होता है। किस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, किस समझौते के बाद, तो आंसर बताएंगे गांधी इरविन समझौता के बाद। आंसर ए बताएंगे, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया गया था, कब हुआ था बताइएगा, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी 1991 में। राइट आंसर बी करेक्ट बता देंगे। नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 को, उस समय तत्कालिक जो वित्त मंत्री थे कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। आर्थिक सुधार की उन्होंने घोषणा किया था। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, तापी, तो आंसर बता देंगे नर्मदा नदी पे है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, नर्मदा नदी पे स्थित है। नर्मदा नदी पे जो है दोस्तों यन्ना जलप्रपात है, इस पे नर्मदा नदी पे एक और भी है जलप्रपात, यन्ना जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर ही अवस्थित है। कुचिकल जलप्रपात यदि पूछा जाए तो ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और भारत का सबसे चौड़ा पूछा जाएगा तो कौन है, चित्रकूट है जलप्रपात जो सबसे चौड़ा है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं, अक्षांश, ध्रुव, विषुवत रेखा, देशांतर, क्या कहते हैं, पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं हम लोग ध्रुव। आंसर सी बताइएगा। देखिए कह रहा है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, संभावित, रिजर्व, विकसित स्टॉक, इनमें सभी। ऑप्शन डी बताएंगे इनमें सभी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है, ओडिशा है, कौन है, ओडिशा। आंसर सी बताइएगा। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, एड्स में, टीबी के लिए, किसमें होता है बताएंगे, तो ये बताएंगे कैंसर में होता है। ऑप्शन सी बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड डैश का कारण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड किसका कारण बनता है, तो ये बताएंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। ऑप्शन डी बताएंगे। भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलती है, सबसे ऊंचा बताएंगे लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे लद्दाख। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पता है, उमलिंगला
दर्रा का कितना है? 19,300 है मीटर समुद्र तल से, इतनी ऊंचाई पे है। भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या है? अधिक सिंचाई। आंसर ए बताएंगे, अधिक सिंचाई है। भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु है जनता। ऑप्शन बी बताएंगे। कौन व्यक्ति वोट देने के अधिकार कौन व्यक्ति वोट देने का अधिकार नहीं होता है? कौन से व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था? पागल या दिवालिया, अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति। तो अब बताएंगे पागल या दिवालिया व्यक्ति को देने का अधिकार नहीं है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बता देंगे। देखिए आगे कह रहा है कि भारत में संविधान का संरक्षक कौन है? भारत के राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय, संसद। बताइए कौन है? तो आप बताएंगे हाई सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी बताएंगे। कौन सी संस्था में मानवाधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है? बताइए किसमें करती है? संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स वॉच। तो आंसर बताएंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन सी बताइएगा। डैश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। तो आंसर बताएंगे पाकिस्तान को छोड़ करके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह तानाशाही को लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व परिदृश्य में आया था। पाकिस्तान आजादी के समय ही एक लोकतांत्रिक देश बना था। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण बताइए क्या है? तो सर्वोत्तम गुण बताइएगा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। आंसर बी होंगे। कह रहा है प्रत्येक लोकतंत्र द्वारा सम्मान की जा रही है। प्रत्येक लोकतंत्र द्वारा सम्मान की जा रही लोकतंत्र की मजबूती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। वही चुनते हैं कौन सा सही है। कह रहा है यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ और रास्ते अपनाती है। बात तो सत्य है। इसका मतलब आमतौर पर उन संस्थानों को मजबूत करना है जो लोगों को भागीदारी और नियंत्रण में मदद करता है। सही है यह भी। इसके लिए सरकारी निर्णय लेने में अमीर और शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने का प्रयास की आवश्यकता है। यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी सही है। आंसर डी बता देंगे। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश क्वेश्चन है क्या? चूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारे पास? ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बताइए क्या बनेंगे इसके? तो आंसर बताएंगे he will have a lot of experience। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। बताएंगे क्या है? यू शुड नॉट डैश द वर्स्ट। आंसर्स क्या होंगे? आंसर बताएंगे यू शुड नॉट एज्यूम द वर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी होंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। ये नरेशन बनाते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है he said to me you have been a great help to me। क्या बनाएंगे? he told me that had been होगा यहाँ पे, had been a great help to him होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे। नेक्स्ट देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। फिर से नरेशन है। विनीत सेड आई विल नॉट टू गो टू पार्टी टुमारो। बताएंगे क्या इसका? चलिए बना के देखते हैं हम लोग। विनीत टोल्ड अस दैट ही वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। ही वुड टू नॉट गो टू द पार्टी टुमारो का हो जाएगा नेक्स्ट डे। क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है फुलफिल? राइट आंसर ये बता देंगे। Pick out the non-finite verbs given sentence below। I am going to the market right now। मैं अभी जा रहा हूँ कहाँ? मार्केट। बताइएगा कौन सा इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है? तो आंसर बता देंगे गोइंग इसमें नॉन फाइनाइट है। फिर से हमें नॉन फाइनाइट वर्ब से बताना है। वी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। कौन सा इसमें बताएंगे? कमिंग इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब है। ऑप्शन डी बताएंगे।
A sentence has been given an active voice. Out of 4 alternative given below, select the one which best expresses the same sentence in a passive voice. Let us dance. बताइए क्या बनाएंगे इसका? Let us dance. इसका हम लोग बनाएंगे It is suggested that we should dance. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बता देंगे. What is purpose of the full stop in a sentence? क्या पर्पस होता है फुल स्टॉप का? तो आंसर बताएंगे टू एंड द सेंटेंस, मतलब उस सेंटेंस का समाप्त होना. फुल स्टॉप का मतलब होता है which of the following word has a correct punctuation mark. बताइए किसमें पंक्चुएशन मार्क सही है? 21 लिखा गया, 21 21 21 कौन सही है बताइएगा. तो आप बताएंगे 21 ये वाला हाइपर वाला सही है, ये करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी बताएंगे, बाद बाकी सभी गलत लिखा हुआ है. ये पंक्चुएशन मार्क इसमें ये होंगे, है ना. ऑप्शन बी करेक्ट है. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. क्या है? द स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग डैश द गार्डन. क्या बताएंगे? तो आप आंसर बताएंगे इन द गार्डन. ऑप्शन ए होंगे. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. इट इज डैश 8 o'clock. आंसर क्या बताएंगे? अबाउट होगा यहाँ पे, अबाउट 8 o'clock. ऑप्शन ए करेक्ट बताएंगे. विच सुजेसिव डिवाइस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस. माई ब्रदर इज माई बेस्ट फ्रेंड. ही इज ऑलवेज willing to go the extra mile to help me. Dash other day he helped me study until 1 a.m. तो आंसर बता देंगे फॉर एग्जाम्पल होगा यहाँ पे. क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल. ऑप्शन ए बताएंगे. कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस. क्या है हमारे पास? ही वर्क हार्ड, ही वर्कड हार्ड, ही secured good mark. तो क्या बताएंगे इसका? आंसर्स बनाएंगे इसका since he worked hard he secured good marks. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. बताइएगा इसका मतलब पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है. कहने का मतलब लड़ाई झगड़े का जड़. तो आंसर्स क्या बताएंगे? अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. ऑप्शन सी बताएंगे. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द आइटम्स या फ्रेजेस. क्या है हमारे पास? इन स्पाइट ऑफ. इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या है? के बावजूद. आंसर बताएंगे इवन थ्रू. आंसर्स ए बताएंगे. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस. अलायंस विथ. अलायंस विथ कहने का क्या मतलब है यहाँ पे? अलायंस विथ कहने का मतलब है गठबंधन यानी समझौता. ऑप्शंस क्या बता देंगे फिर? आंसर बताएंगे वर्क टुगेदर टू अचीव समथिंग, है ना. ऑप्शन सी बताइएगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम लोग का. चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस. सी विल कम टू योर पार्टी इफ यू डैश हर. तो आंसर बता देंगे इनवाइट हर, है ना. आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, इनवाइट हर. चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस. क्या बनाएंगे? इफ ही डैश द बेस्ट प्लेयर इन द टर्म इन द टीम he would not have earned so much. आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर बताएंगे यहाँ पे had not been होगा. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएंगे. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस. मैथमेटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. बताइए क्या होगा यहाँ पे फुल फॉर्म? फुल हो जाएंगे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ऑप्शन सी बताइएगा. फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस. द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू विजिट द जू. तो आंसर बताएंगे यहाँ पे इज होंगे. द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स इज गोइंग टू विजिट द जू. ऑप्शन बी करेक्ट होंगे. यहाँ पे आर नहीं. आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स है तो सर ने क्यों यहाँ पे प्लूरल फॉर्म्स नहीं लिए. तो ये यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स इज गोइंग टू द विजिट द जू. ऑप्शंस क्या हो जाएंगे हमारे? ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे क्योंकि यहाँ पे टीचर क्या है? सिंगुलर है, इसलिए ये सिंगुलर होगा. पार्ट 6 लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. देखिए क्वेश्चन नीचे दिए गए विकल्प में विषम हमें चुनना है. टमाटर, बैंगन, मूली,
भिंडी। सबसे अलग कौन है? तो आप बताएंगे ये सभी जमीन के ऊपर होते हैं, बट ये जमीन के नीचे होता है। कौन? मूली। ऑप्शन बी कर बता देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इसको ये लिखा गया है तो आपको बताना हॉर्स को क्या लिखेंगे। बताइए क्या लिखा जाएगा इसको। तो देखिए ये कैसे लिखा गया है, आप देखिएगा ना यहाँ पे लिख के, तो यहाँ पे कैसे स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए लिखेंगे एम, ये जैसे मैंने लिखा, अब सेम यहाँ पे लिखते एक्स, फिर डी, फिर जे, फिर एम, एन, एल। ये देखिए एम के बाद ये क्या हो रहा है, एक घट रहा है, फिर यहाँ से ओ से भी देखिए एक घट रहा है, फिर एन से यहाँ घट रहा है, फिर यहाँ से भी देखिए घट रहा है, यहाँ से भी एक घट रहा है, यहाँ से भी एक घट रहा है। देख रहे सभी एक घट ही रहा है। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग क्यों ना घटाएंगे, एच ओ आर एस ई, सभी को घटाइए। एच से एक कम करिएगा, ये 8 पे 7 पे क्या आ जाता है, जी आता है। जी से लास्ट में कौन है, इसमें नहीं है, इसमें है जी, इसमें है, इसमें है। अभी 3 ऑप्शन हमने दिखा। फिर इसके बाद ये 15 पे आता है, 15 के बाद 14, 14 कौन होता है, एन। 18, 18 से 17 पे कौन होता है, क्यू। एस 19 पे होता है तो 18 पे आर। ये 5 पे होता है, 4 पे कौन होगा, डी। तो देखिए डी आर क्यू कहाँ पे, डी आर क्यू एन होना चाहिए, ये तो कट गया, डी आर क्यू एन जी। ऑप्शन नंबर ये बता दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि निम्नलिखित आरेख में किसमें धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसमें किए जा सकते हैं तो धूम्रपान किए जाने वाले और ये वकील, और धूम्रपान नहीं किए जाने वाले ये दोनों हो सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनने वाला है, देखिए किसमें दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में ही दिया है। राइट आंसर डी बताइएगा। अब देखिए ये जो लिखा गया है अक्षर में, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो एक ही बनाया जा सकता है। कौन, एच ओ एम ई बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी कर बताइएगा। देखिए यहाँ पे 6 दोस्त एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, एक घर में बैठे हैं। कह रहा है ना कि डी और बी के बीच में ए बैठा हुआ है। कह रहा है कि सी और ई के बीच में ए बैठा है। सी बी के बाईं और तीसरे पे है, तो ए बी के ठीक दाईं बैठा है, तो ए के दाएं चौथे कौन बैठा है, ये हमें बताना है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। ये बैठा हुआ है वृत्ताकार, टोटल 6 फ्रेंड है, 6 फ्रेंड को 6 डालते हैं। यहाँ 1 2 3 1 4 5 1 6। अब देखिए 6 के 6 हमने डाल दिया, ए डाले, बी, सी, फिर यहाँ पे ई, ये एफ है, और बाद बाची बच गया जो डी है। अब कह रहे हैं क्या, ए के दाएं चौथा है, ए के दाएं चौथा देखिएगा तो 1 2 3 4 कौन है, ई बैठा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। एक टेलीफोन के डायल में सभी नंबरों का गुणनफल क्या होता है। सभी नंबरों को गुणनफल करिएगा तो क्या हो जाएंगे, देखिए वहां पे जीरो भी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होता है नंबर। सभी को गुना करिए, ये सपोज करिए सभी को आपने गुना करिए, कुछ आपके पास डिजिट है, जो भी डिजिट्स आए उसमें आप जीरो से गुना करेंगे वो जीरो हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर इनमें कोई नहीं होगा। राइट आंसर डी बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का, इसमें बताना है क्या फुलफिल होगा, यहाँ पे कौन से नंबर आने वाले हैं, कौन से नंबर आएंगे देखिएगा। कह रहा है 12 में 3 से गुना करें 36, 5 में 9 से करे 45, तो 7 में किससे करेगी 105 आएगा, 15 सत्ते 105। यानी ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि पैटर्न के लिए ध्यान से देखें और फिर चुने कि कौन सी संख्या जोड़ी को आगे आती है। देखिए 36 31 29 24 22 17 15, तो आगे क्या आएगा। देखिए ये कैसे बनाया गया है, 36 से देखेंगे तो ये 5 कम हुआ, 31 से 29 2 कम हुआ, यहाँ पे लिखते चलते हैं 5, यहाँ पे 2 कम, 29 से ये 24 कितने कम हुए, तो यहाँ पे 5 कम हुए, यहाँ पे कितने 2 कम हुए, यहाँ पे कितने कम हुए 5 कम हुए, यहाँ पे कितने कम हुए 2 कम हुए, तो आगे कितने कम होंगे 5 ही कम होंगे ना, 5 मतलब 10, फिर 2 कम मतलब 8, तो आप 10 और 8 देखिए ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। निम्नलिखित अंकों
में कितने 2 के बाद 1 आता है लेकिन 4 से पहले नहीं। पहले तो हम लोग देखेंगे 1 को, 1 आता है ना, 1 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, जितने जगह पे 1 है पहले एक बार डॉट लगा लीजिए और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है क्या, कितने 2 के बाद 1 आता है, 2 के बाद 1, चलिए 2 के बाद 1 सीधे, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1 यहाँ पे आता है, लेकिन पहले 4 नहीं है, 4 तो इसमें है तो ये पहला को काट दीजिए, इसमें नहीं है मतलब ये हो जाएगा 1। चलिए और भी आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे तो इसके आगे भी 4 है, ये नहीं होगा, इसके आगे भी 4 है, नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो इसके आगे भी 4 है, ठीक है, 2 1, फिर इसके आगे भी हमारा 4 है, तो हमारे पास कहाँ निकला ये निकल गया आपके पास एक यहाँ पे, ये तो 4 है इसके आगे, यहाँ पे देखिए ये इसके आगे 4 नहीं है, 1 निकल गया, फिर और भी इसके आगे 4, पहले 4 नहीं हो तो पहले 4 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, अभी तक 2 ही निकले हमें। और भी देख लेते हैं, पहले 4 इसमें भी नहीं है, 3 हो गए यहाँ पे, और पहले 4 नहीं है इसमें हो गए, और पहले 4 नहीं है एक इसमें भी हो गए, टोटल हमारे पास कितने आ गए दोस्त, तो देखेंगे 1 2 एक ये 3 हो गए और एक 4 एक 5, टोटल 5 आया है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हुआ। कितना आ गया है, 5, राइट आंसर डी। अब देखिए प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है क्या, उम्मीदवार को पहला कह रहा है कम से कम 65% अंक के साथ सिविल इंजीनियर स्नातक होना चाहिए, दूसरा कह रहा है 1/1/2016 को 21 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक होना नहीं चाहिए, तीसरा कह रहा है चयन परीक्षा में कम से कम 70% अंक के साथ पास होना चाहिए, चौथा कह रहा है 50,000 की जमा राशि भुगतान करने के लिए तैयार हो और जो प्रशिक्षण पूरा होने पर उसको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। हालांकि उपयुक्त सभी मापदंड, पहला कह रहा है ए को छोड़कर संतुष्ट है लेकिन पहले सेमेस्टर में परीक्षा में उपस्थित हुए और पिछले 7 सेमेस्टर में 75% अंक प्राप्त किए तो मामला उपाध्यक्ष को भेजा जाएगा कंपनी। दूसरा कह रहा है डी पर, लेकिन क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय तक काम करने का अनुभव है तो मामला कंपनी के महाप्रबंधक को भेजा जा सकता है। प्रश्न हम लोग का है कि रंजन एनआईटी से सिविल इंजीनियरिंग है, उसने 80% अंक प्राप्त किए, उसकी उम्र 24 साल है और यह चयन परीक्षा उसका स्कोर 82% है, तो वह 50,000 की जमा राशि जमा करने को तैयार है। तो आंसर्स क्या जाएंगे, वो भेजे जाएंगे, यह उम्मीदवार का चयन किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए बता दीजिएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, कुछ 2-3 दिन बाद वीडियो आई है लेकिन अब कंटिन्यू फिर से रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।